वेलकम बैक नाज़रीन। कल इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो इसी के ऊपर है और हम बात कर रहे हैं कि कल के होने वाले इंतखाबात के बाद के नताइज मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं इस सूरत में कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी आवाम के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। और सबकी दुआ भी यही है और उम्मीद भी यही है कि जमहूरियत जो है वो जब अपने कदमों पर चलना शुरू हो जाती है तो हालात बेहतरी की तरफ ही जाते हैं। सईद इलाही साहब, नून लीग पंजाब में हमें एक्टिव नज़र आई। आपने ये चीज़ नोट की है कि सिंध में, बलूचिस्तान में, दूसरे सूबों में मियाँ साहब उस तरीके से नहीं गए और उस तरीके से कैंपेन नहीं चलाई गई। इसकी क्या वजह आपको मुमकिन तौर पे लगती है? देखिए, मेरे ख्याल में कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनका जितनी आपकी उम्र है ना उतना उनका तजर्बा है सियासत का उतना ही हुकूमत का तजर्बा भी और सियासत का भी है। देखिए, उन्होंने 2 पॉइंट्स पे तवज्जो दी। पंजाब, जिसमें वो मेजॉरिटी सीट्स लेने के काबिल हो गए। दूसरा बलूचिस्तान, जहाँ आपने देखा कि पूरा बलूचिस्तान के 30 अहम सियासतदान नून में शामिल हो गए, जाम साहब से लेकर खितरान साहब तक। तो वो तकरीबन 30 सिलेक्टेबल शामिल हो गए। उनको जाने की जरूरत ही महसूस नहीं। जाने, एक दिन गए, चाय पी, मुलाकात की और आ गए। अच्छा, केपी में बल्कि हैरानकुन वाक़या हुआ कि 2003 में इनके 19 एमपीए थे, 8 में 4 हो गए और अब शायद 2 हो जाएंगे। इसी तरह सिंध में भी 9 अजला ऐसे थे जो क्या में पाकिस्तान से अब तक प्रो मुस्लिम लीग थे। वो मुस्लिम लीग छोड़कर सारे पीपल्स पार्टी में चले गए, तो सूरत हाल वाज़ेह हो गई। इसलिए अब बैटल फील्ड पंजाब था और दूसरा बलूचिस्तान, जो उनकी ताकत है और वहीं से उन्हें सीटें मिलेंगी और वो हुकूमत बनाने के काबिल होंगे। ठीक है। अच्छा, आपने ये बात की कि जितनी मेरी उम्र है उतना उनका तजुर्बा है, तो इसका मतलब है कि उनका बहुत तजुर्बा है। ठीक है, अच्छा, भी बहुत ज़्यादा। ठीक है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि वो तजुर्बा अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आवाम तक उसके समरात नहीं पहुँच पा रहे हैं। अच्छा, देखें, मतलब कि सड़कें बन रही हैं, ठीक है, पुल बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आवाम तक उसके समरात नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैं ज़रा इसमें ना, क्योंकि ये डिबेटेबल इशू है, बहुत लंबी बहस होगी, लेकिन मैं इसको कंपैरिजन में ले जाऊंगा। ठीक है, कि गुज़श्ता 30 साल में जितनी हुकूमतें भी आई हैं उसमें अगर कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई प्रोग्रेस हुई है, इकोनॉमी बेहतर हुई है, डॉलर कंट्रोल हुआ है, तो वो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ही हुई है। पीपल्स पार्टी भी ये काम नहीं कर सकी, पीटीआई भी नहीं कर सकी। उनको जितनी भी हुकूमत मिली 2.5 साल 3 साल, बल्कि पिछली हुकूमत में तो 2014 में धरना आ गया था। उससे पहले कोलिशन गवर्नमेंट थी, उससे पहले वो एग्जाइल थे। लेकिन जब भी वो आए हैं हुकूमत में, तो मेरा ख्याल है बाकी पार्टी से बेहतर परफॉर्म किया है। तो हमें एक और मौका जब उनको देना चाहिए कि 5 साल जब मौका मिल जाए, फ्री हैंड दें। अब मेरे दोस्त हैं आसिफ साहब, इन्होंने अभी बात की थी। देखिए, जो हमारे दानिश्वर हैं ये बड़े नाराज़ होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, पॉलिटिकल लीडर्स पे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि काम करना कितना मुश्किल है। जो ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है और बहुत सी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की परफॉर्मेंस बाकियों से बहुत बेहतर रही है। तो इसलिए अभी भी अगर आप समझते हैं कि अगले 5 साल में कोई बहरान पे काबू पा सकता है, तो एक सीजनड और सीनियर टीम उनके पास मौजूद है जो बिल आखिर नताइज फराहम कर सकती है। ठीक है। अब्दुल्ला गुल साहब, हमें जो है वो ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन हैं जवानान पार्टी के, आपको वेलकम कहते हैं। गुल साहब है मेरा ख्याल में। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, आप ना अगर अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लेंगे तो, क्योंकि वो आवाज़ बाउंस होके आ रही है और शायद मेरी आवाज़ भी इसी वजह से आप तक लेट पहुंच रही है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, आप ना अगर अपने टेलीविजन, आप सही मानों में सुन पा रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब? अरे, मैं तो टेलीविजन इसलिए ऑन किया ताकि मुझे आपकी आवाज आ सके। अच्छा, अब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सही मानों में? बेहतर है जी, आप फरमाइए। ठीक है। अच्छा, कल के इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर ये वक्त जो है वो आया है और तमाम जो कौम है वो कल इंतखाबात के हवाले से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए निकलेगी। किस हद तक आप पुरुम्मीद हैं कि कल के बाद एक नया बेहतरी का सफ़र शुरू होगा? माजरत कि आपकी आवाज़ बड़ी कम है, लेकिन मैं आपका सवाल अगर सही समझ पाया हूँ
कि कितना एक फ़र्क पड़ेगा इस सारे नए सफ़र के अंदर। सबसे पहले तो जो मौजूद शुरका हैं, उनको मैं अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह खैर और बरकत से जो है, वो मामलात खुश असलूबी से तय हो जाएँ। जहाँ तक ताल्लुक है कि किस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे, तो लगता ये है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी एक तंज़ीम को नहीं मिल सकती, तो फिर इसका मतलब बड़ा मुश्किलात हैं। और सिंपल मेजॉरिटी लेने के लिए देखें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो एक जमात को उससे उससे सिंबल भी लिया गया, उसके ऊपर जो मुख्तलिफ मुश्किलात हैं उसको सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह वो जमात की खुद कारकर्दगी है। वो जमात जो है वो पाकिस्तान के सियासत के ऐवानों से टकराती, ना कि वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के जो मेरे ख़्याल में मुहाफ़िज़ हैं, उनसे टकराती। नतीजा ये निकला कि वो उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी और इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद जमात खुद है। लेकिन अब जब हम ये देखते हैं तो नज़र ये आता है कि पीडीएम के अंदर भी हुकूमत को मुकम्मल पुष्टपनाही थी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, तमाम हुकूमती इदारों की, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट मशीनरी थी, उनकी भी। और फिर वो सारे तजुर्बेकार थे, वो लोग जो थे वो माज़ी की कई-कई हुकूमतों के अंदर जो रहे और बड़े पढ़े-लिखे और अच्छे लोग, उनमें कई लोग जो थे बड़े काबिल लोग थे। लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंस जो थी वो बहुत कमज़ोर इसलिए रही क्योंकि ये सिस्टम जो है ये नाक़िस हो चुका। और मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर आप देखें तो आपको तकरीबन जो है 30 बिलियन जो है वो आपको 2 साल का अपना अरसा 2 साल के अंदर आपको वापस करने हैं। ये आप ठीक है। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि मुआशी प्लान के लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा प्लान सामने रखें जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हो। ये नहीं है कि हमें फ़लानी जगह से मिल जाएगा या आईएमएफ जो है हम पर मेहरबान हो जाएगा। हमने ये देखा कि आईएमएफ वग़ैरह जो देते हैं वो बड़ी मुश्किल से नाकों से लकीरें निकलवाने के बाद 1 बिलियन दे देते हैं और उसके ऊपर जो है हम लोग खुश हो जाते हैं। और हमें याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो 1 बिलियन के लिए भी वो उस वक़्त के जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से ये ऐसा मुमकिन हुआ। अब देखना यह है कि मुल्क में जो सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल है, जिसका आज हमने इंतहाई खतरनाक चेहरा बलूचिस्तान के अंदर देखा, तो मेरे ख़्याल है एक ये सिक्योरिटी कंसर्न है। दूसरी तरफ जो है वो तकरीबन 90,500 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 50% से ज़ायद जो है, उनको हसास तरीन करार दे दिया गया है। अब वोटिंग टर्न आउट जो है इस हवाले से कैसा होगा, ये मेरे ख़्याल में कल ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि अवाम के अंदर जो है वो इस सिस्टम के ऊपर से एतबार उठता चला जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जमहूरी रवैयों में ये कोई खुशाइंद बात नहीं समझी जाएगी। ठीक है। तीसरी अच्छा तरफ जो है वो जी। जी, आप फरमाइए। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने माशी प्लान की बात की है। अब माशी प्लान जो है वो बेहतर रखना होगा ताकि उसके समरात हों। अब जो एक हवा हमें नज़र आ रही है उससे नज़र ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब हुकूमत बनाने जा रही है। हतमी तौर पे तो कल ही नताइज सामने आएंगे, लेकिन एक हवा जो है वो उसका रुख बता रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। 1.5 साल जो है वो पीडीएम की हुकूमत रही है, उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं। मुआशी प्लान अगर मुस्लिम लीग नून के पास था तो क्या उस 1.5 साल में उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता था? डॉलर 300 तक जा पहुंचा, पेट्रोल जो है वो भी 300 तक जा पहुंचा और हालत जो है वो बहुत बुरी हो गई। वो कौन सा मुआशी प्लान होगा जो इस वक्त अब नून लीग सामने रखेगी? शबीउल हसन साहब, बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात कह दी। बड़ा माशाल्लाह आपने अक्ल मर्दाना बात की। मसला ये है कि जो 1.5 साल के अंदर आपके पास अगर एक मुआशी प्लान था, जो कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं, तो फिर उन्होंने अपने भाई को वो प्लान क्यों नहीं दिया? नंबर 1। दूसरी बात ये है कि इससे क्या सिर्फ भाई का नुकसान हुआ या पूरे मुल्क का नुकसान हुआ? तो पूरे मुल्क का रुपया जो था वो 57% डिवैल्यू हो गया। इसका कौन जिम्मेदार है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात ये है कि आपके मुल्क में अगर सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी नहीं होगी, तो फिर ज़ाहिर है आपके मुल्क में मईशत का पहिया जो है वो नहीं बढ़ सकेगा। जो बड़े-बड़े प्लान बताए गए हैं मुस्लिम लीग के नून की जानिब से या दीगर जमातों की जानिब से,
पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसके ऊपर अमल पैरा कैसे होंगे? अगर मुल्क में पैसा नहीं है, अगर मुल्क की मईशत जो है वो दिगरगूं हालात के अंदर है, अगर मुल्क से इन्वेस्टर जो है वो भाग रहा है, SIFC के क़याम के बावजूद अभी तक उसके अंदर कोई खातिर ख़्वाह जो है वो हम उसके अंदर पेशरफ्त नहीं देख सके, तो फिर ये जो ख्वाब हैं, इनको रंग भरने के लिए कौन-सा कोई ऐसा जादू की छड़ी चलाई जाएगी? क्योंकि अभी जो हालात हैं, आपकी इंडस्ट्री जब तक नहीं चलेगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगी। यूथ जो है वो सैटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि जॉब नहीं होगी तो यूथ को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ जाएगा। और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा, तो फिर जो एक इत्तेहाद की जमात, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक हवा मुस्लिम लीग नवाज की तरफ चल रही है, नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि इस टाइम पे मुझे जो कल के बाद सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें मुझे 2018 के वो चेहरे भी नज़र आ रहे हैं जो हार गए थे या हरवा दिए गए थे, जिनमें जो है वो सिराजुल हक साहब भी हैं और मौलाना फजल रहमान भी हैं, एमल वली भी हैं। उसके अंदर जो है वो हमारे क्या नाम है इनका, देखिए नाम देर से निकल गया, आफ्ताब शेर पाव साहब, वो भी मौजूद है और इसी तरीके से दीगर लोग। अब मसला यहाँ ये है कि ये लोग जब आएंगे तो इनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। एक वसीउल बुनियाद हुकूमत जो है उसकी तश्कील नौ होगी, लेकिन उसको तो हम एक किस्म का तजुर्बा जो है वो देख ही चुके हैं। अगर आप फुल ताकत देंगे तो मुझे तो एक वाहिद सिंगल उभरती हुई जमात के तौर पर जो कहेंगे कि बिल्कुल एक मेजॉरिटी के साथ जो है वो डोमिनेट कर देगी, मुझे तो फिलहाल मुस्लिम लीग नवाज का वो चांस फिलहाल मैं नहीं देख सकता। कोई अच्छा हो जाए तो एक अलग बात है। जी ठीक है, तो ये मुश्किलात हैं। जी ठीक है, ये मुश्किलात हैं, उनको देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी जिस तरीके से अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की है, आसिफ साहब, एक माशी प्लान लेकर जो है वो आना होगा, जो भी सियासी जमात आएगी, और हवा जो है वो मुस्लिम लीग नून की हमें नज़र आ रही है। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर तो मुस्लिम लीग नून के पास माशी प्लान है और वो मईशत बेहतर कर सकते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वो प्लान क्यों नहीं दिया? उसका नुकसान क्या शहबाज शरीफ साहब को हुआ या पूरी कौम को हुआ? उसकी वजह यह है कि आपकी मईशत का पेंदा खाया गया है। इसमें इस्लाहात, इक़दामात, रिफॉर्म शिफॉर्म, जो मर्ज़ी चूरन इकट्ठा कर लें आप, उसके समंदर उंडेल दें, जिसका पेंदा ना हो वहाँ पे एक कतरा नहीं ठहर सकता। हम फिर क्यों उम्मीद इस चीज़ की लगा रहे हैं कि कल के इंतखाबात के नताइज के बाद पाकिस्तान जो है एक नए सफ़र का आगाज़ करेगा? कौन लगा रहा उम्मीद? बातें तो यही हो रही खुशगुमानी है आपकी, आप लगाया जाए। सॉरी, खुशगुमानी है, ठीक है। तो खुशगुमानी पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, कोई सोचने यानी कि मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि कल के बाद कोई बेहतरी आने वाली है? देखिए जी, अब तक देखिए आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता ना किसी का। पाकिस्तान की टोटल उम्र, वतन अजीज़ की जो कुल उम्र है हमारी, उसका मेरा ख्याल है तकरीबन आधा तो रल मिल के उड़ा गए ने। ठीक है, रल मिल के वारिया लाख के इक़्तिदार और वसाइल के बंटवारे के साथ, ठीक है, उड़ा गए हैं। ठीक है। अब बात यह है कि कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ऐसी है ना? जी जी। हाथ की सफाई मुकम्मल ईमान है। ये सभी मुकम्मल ईमान पे कारबंद रहे हैं। ठीक है। बारियां लगा के इक़्तिदार और वसाइल के बंटवारे के साथ इनके प्यार की पींगे हों, इत्तेहाद हों, इनके मिसाक हों, इनकी शोला बयानियाँ हों, एक दूसरे को ललकारे हों, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर्जा सराई हो, वाइट पेपर हो, सब का मकसद और हदफ एक है इक़्तिदार। ठीक है, इक़्तिदार तक पहुंच जाए किसी तरीके से। मलिक ज़हीर अब्बास खोकर साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है, उन्हें भी हम जो है वो वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक ज़हीर अब्बास खोकर साहब। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलिक साहब, क्या कहेंगे कल के जो इंतखाबात हैं उनके नताइज के बाद क्या क्या हम अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं कि पाकिस्तान एक नए और बेहतरी के सफ़र का आगाज़ करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक के कलाम पाक से अपनी बात शुरू करूंगा। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ये कहा हुआ है कि ला तकनतू में रहमत अल्लाह है, मेरी रहमत से मायूस मत हो।
हम जो है अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं है, हम पुरुमीद लोग हैं, हमारा लीडर पुरुमीद है, हम तमाम कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लस NA 127 के वोटर सपोर्टर्स जो हैं वो सब जो हैं वो पुरुमीद हैं और उन पे कोई मायूसी नहीं है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त नून लीग का जो बी टीम का किरदार अदा कर रहा है और पकड़ दकड़ और पुलिस स्टेट बनाई हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और यहाँ पर जो है वो 80 और 90 की दहाई की जो सियासत है वो अपने अरूज पर है। वो एक्सट्रीम उस वक्त भी नहीं थी जो अब ये एक्सट्रीम है। और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि NA 127 जो है वो पूरे मुल्क की सियासत का एक टेस्ट केस बन गया है। यहाँ पर असफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पैसों के ब्रीफ केस लेके छांगा मांगा वाली सियासत और ब्रीफ केस की सियासत कर रहे हैं NA 127 में। और एक तरफ तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनके जज्बात से खेल कर वो वोट उनके जो है उनके वोटों को जो है तजलील कर रहे हैं, उनकी जो है वो इंसल्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो ये नारे लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ ये वोट की तज़हीक कर रहे हैं आम गरीब आदमी की और मिडिल क्लास तबके की ये तज़हीक कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। और प्लस ये है कि दूसरी तरफ जो मेरा जो इंतखाबी निशान है वो घड़ियाल है और मैं इमरान खान साहब का जो यहाँ पर जो टिकट जारी हुई है उस प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर दो किस्म की सियासत जो पूरे मुल्क की डायरेक्शन जो है उसको तयन करेगी। और प्लस ये है कि लोग जो हैं वो अब ठीक है। ये अच्छा कर चुके हैं। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। आपसे ना बड़े एक अहम नुक्ते पे आपसे मैंने बात करनी है, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा, प्रोग्राम का हिस्सा रहिएगा। अच्छा ताबिर साहब, हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कल के बाद बेहतरी आने वाली है? देखें, ये जो इलेक्शंस हैं ना, बड़े हाई स्टेक इलेक्शंस हैं पाकिस्तान की रियासत के लिए, क्योंकि जिस किस्म के चैलेंजेस अब आने वाले हैं, जो भी हुकूमत आएगी, मेरा ख्याल है ये जो तासुर इस वक्त हम कहते हैं कि शायद नून लीग का है, तो कल लोगों ने फ़ैसला करना है। वो लोग वोट देने जाएंगे जो बेचारे अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, जो अब राशन नहीं ख़रीद सकते, वो मिडिल क्लास आपकी जो अब आपकी 40% आप बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं, ठीक है। और आपका वो मुल्क जो 24 करोड़ का मुल्क है, जिसका फेलियर कोई दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो इस कंडीशन में आ चुका है कि अब ये लग्जरी आपके पास नहीं रही कि आप आपस में लड़ते रहें, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को गिराने में लगी रहे और फिर दोबारा इलेक्शन में जाएं। आपको 24 बिलियन के करीब जो है वो पे करना है, एक्सटर्नल डेट आपकी है जो जून तक आपके पास टाइम है। मार्च में IMF का प्रोग्राम आपका ख़त्म हो रहा है, रीनिगोशिएट आप करेंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। वो किन कंडीशंस पर आता है, उसके असरात गरीब तबके पे, मिडिल क्लास पे कितने खौफनाक होंगे, किस तरह वो हुकूमत जो भी आती है वो किस तरह उसको सस्टेन कर पाएगी प्रेशर को। तो मेरा ख्याल है पूरे मुल्क को एक इकनॉमिक विज़न की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये समझते हैं कि जी इसहाक डार साहब जैसे इकोनॉमिस्ट आके इस मुल्क के मसले हल कर सकते हैं, या उस तरह के लोग जिन्होंने PDM के वक्त रहते हुए फ्यूल प्राइसेस को, एक्सचेंज रेट्स को जो है जिस तरह मैनिपुलेट किया और उसका खसारा फिर पूरे मुल्क ने उठाया, तो ये बहुत हसास वक्त है पाकिस्तान के लिए। दहशतगर्दी आपकी सिर्फ वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म वाली नहीं रही, इस वक्त सब नेशनल और वो दोनों का आपस में लाइजन है। और बलूचिस्तान से लेके KP तक और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी जो है इस वक्त बढ़ी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में ना आप इन्वेस्टमेंट मुल्क में करवा सकते हैं, ना आप कोई इकनॉमिक बड़ी डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगर तो ये टसल रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस मुल्क की बहुत बड़ी बका को एक बहुत बड़ा ख़तरा होने वाला है। तो जो भी हुकूमत बनती है, जैसी भी बनती है, सबको ये फ़ैसला करना होगा कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है और उसके लिए कोई इकनॉमिक प्लान, कोई चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएं जिसके अंदर आप कोई 4-5 चीज़ें रखें कि भाई पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म को साइड पे रखें और मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क की स्टेबिलिटी को सामने रख के डिसीजंस लें और सबको ऑन बोर्ड लें। तब जाके आप इतने बड़े चैलेंज का सामना कर सकेंगे जो इकॉनमी और दहशतगर्दी दोनों की सूरतों में मुँह खोल के इस वक्त आपके सामने खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा मलिक ज़हीर अब्बास साहब, आपके हलके में अता तालड़ साहब खड़े हुए हैं, आपके हलके में बिलावल भुट्टो साहब खड़े हुए हैं, और ऐसी सूरत हाल में कि जब आपके पास जो है वो आपकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी नहीं है, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी देखें, बात यह है कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तान की आवाम के साथ, और ख़ास तौर पर जो है वो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ने जो बदला छीना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एक कानूनी
जो लोगों का हक था और जो नाख्वानदा लोग हैं ये निशानों पर मोहर लगाते हैं। बहरहाल उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए हैं कि हमने यहाँ पर हर घर घर में जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करके और कॉर्नर मीटिंग्स करके हमने जो क्लॉक का निशान है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और अब NA 127 के तमाम जो लोग हैं, तमाम हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग और तमाम तलबा जो हैं और तमाम जो आबादी जो है वो इस चीज़ से बाखबर है कि जी इमरान खान का निशान NA 127 में घड़ियाल है। जी ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और सेर हासिल गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि कल के जो इंतखाबात हैं उनके नताइज जो है वो क्या बरामद होंगे। उम्मीद तो यही है कि नताइज जो है वो अच्छे बरामद होंगे, पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छे होंगे, पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए अच्छे होंगे। लेकिन आसिफ अफान साहब का जो है वो नुक्ता नज़र ये है कि अच्छे की उम्मीद हमें नहीं लगानी चाहिए, मईशत को लेकर ख़ास कर। आप सईद इलाही साहब, इस नुक्ते पर आप क्या करें? क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये जितने दानिशवर भाई हैं, कॉलमिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, ये असल में इनकी सारी किताबी बातें और जज्बाती बयानात हैं। और जो उन्होंने फरमाया है मैं उससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि ये मुल्क पाकिस्तान है, इसे तरक्की करनी है, इसने मजबूत मुल्क बनना है। तो उसमें कब बनना है? देखें, दुनिया की जो तारीख आप उठाएं ना, अमेरिका में 100 साल खाना जंगी हुई है, तो 300 साल पहले पावर बनी। इस तरह दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो मरहले से गुजरे हैं। हमारे यहाँ जैसे उन्होंने पहले खुद ही कहा कि 30 साल ब्रेक लग गई जब बीच में फौजी हुकूमतें आई। तो आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो जो बाकी बची है 30-35 साल की, वो भी टर्मोइल्स रहे हैं। लेकिन सर अगर यही इसी तनाजुर को देखें तो अयूब खान साहब के जो दौर है उसको तो मईशत को लेकर बड़ा सुनहरा दौर करार दिया जाता है। अगर मान भी ले जाए, उस बहस नहीं करते कि उसके बाकी नताइज क्या हुए, मुल्क टूट गया, क्या अथॉरिटेरियन रूल था, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको भी मुशर्रफ साहब का नारा कि हमने कशकोल तोड़ दिया था, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हमारी कॉन्टिन्यूटी है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की, पॉलिसी की, उसमें जो तातुल आया है वो फौजी हुकूमतों की वजह से आया ना। अब फर्ज करें अगर नवाज शरीफ साहब ने 91 में कहा कि मैं 97 तक पूरे मुल्क में मोटरवे बना दूंगा, उठा के बाहर फेंक दिया। 97 में आए तो उन्होंने बना दिया, M1 बना दिया, फिर मौका मिला M2 बना दिया, हज़ारा हाईवेज बना दी, मोटरवेज बना दी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं तो पाकिस्तान से नाउमीद नहीं हूँ। मैंने यहाँ रहना है, मैंने यहीं मरना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है। मुझे इस तरह ही यकीन है जिस तरह आप सामने बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कुव्वत बनेगा, एक खुशहाल मुल्क बनेगा। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि ये जो देखें, हर एक का अपना व्यू है। आसिफ साहब ने अपना व्यू पेश कर दिया, मैंने अपना व्यू पेश किया है कि मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान के पास वसाइल भी हैं, जरखेज दमाग भी हैं, बेहतरीन फौज भी है, बेहतरीन सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, सिर्फ कंट्रोल करना है, राह रास्त पे रखना है। जिन्होंने कहा ना कि पहला कदम फैसला करता है, अगर कदम गलत उठ गया है तो एक बात साबित हो गई है कि 9 मई के बाद एक बात साबित हुई है कि जो डंडा है ना, ये इलाज है बिगड़े तिगड़ों का। तो मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क में हर चीज मौजूद है, डिसिप्लिन की कमी है। डिसिप्लिन के लिए, राह रास्त पे लाने के लिए डंडा जरूरी है, करप्ट लोगों का खात्मा जरूरी है। उसके अलावा जो इस मुल्क के अंदर मुल्क के दुश्मन बैठे हैं, अगर हम ये तस्वुर कर लें कि 9 मई के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई है कि डंडा इलाज है, तो क्या इसका दूसरा मायना ये होगा कि हम गैर जमहूरी कुव्वतों को वेलकम कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। मैंने तो पहले ही आपसे देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ट्रायल था, इसमें ये साबित हो गया। अब डंडे का इस्तेमाल भी एहतियात, अक्ल और दानिश से होता है, और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म भी करना है। मैं एक दफ़ा चाइना गया था, मैंने गुजारिश सुनाता हूँ, मैं वहाँ पे वजारत खारजा में गया, तो उन्होंने मुझसे 2 घंटे ब्रीफिंग ली। जब मैंने उनसे कहा जी हमारे पाकिस्तान में ये 2017-18 की बात है, हम बड़े आज़ाद हैं जी, हमारे यहाँ जमहूरियत है, तो वो हंसते रहे काफ़ी देर। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब हमारे चाइना से लेकर आगे ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, दुबई, मिस्र, रूस तक ये जो निज़ाम है ये जमहूरियत है। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा तरक्की आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो उसमें कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जहाँ जमहूरियत है वहाँ भी कानून और ज़वाबित मौजूद हैं। अमेरिका में क्या हुआ, कैपिटल हिल पे हमला हुआ, 18 साल सजा दे दी उन्होंने रिटायर्ड कर्नल को, औरतों को 7 साल सजा दे दी। तो जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जमहूरी मुआशरी जो
जिनके माशरे हैं, जिनकी सिविलाइजेशंस हैं, उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं डंडे का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है इनटू नॉर्मलेंसी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ हमें एक कौम बनने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए, राह रास्त पे लाने के लिए हमें एहतसाब की ज़रूरत है। लेकिन एहतसाब वो नहीं जो एहतसाब सेल कर रहा है, ये नैब कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ हमारे एक दफ़ा ये इलेक्शन हो जाए, अच्छे लोग आ जाएं, लाहे अमल तय कर लें, रास्ते पे चल पड़े। और जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं वो बेतहाशा हैं, ठीक है, उनको नाकाम करना ज़रूरी है। ठीक है। और वो ये नहीं कि सिर्फ हम कर रहे हैं, बाहर से भी हो रही है, हम भी कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नाउमीद नहीं हूँ, मैं पुरुमीद हूँ। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मैशत भी बहाल होगी, पाकिस्तान में बेहतरी भी होगी। और जो हमारा यूथ बल्ज है 64%, इसको हमने यूटिलाइज करना है। देखना 64% लोग इनको इस्तेमाल करें आप। ठीक है, एक आपके पास स्ट्रेंथ है, ट्रेयर है, और वो रहना अगले 40 ईयर्स तक है, तो उसको सिर्फ चैनलाइज करके यूज करना है हमने। ठीक हो गया। तो मैं अच्छा, इसकी नाउमीद नहीं। ठीक है। अच्छा, आसिफ साहब तो नाउमीद नहीं है, और एक बात उन्होंने सईद अली साहब जो है वो नाउमीद नहीं है साहब, और उनका मानना यह है कि इस कौम का जो है ना वो 9 मई के बाद अंदाज़ा हो गया कि इलाज डंडा है। कानून का भी तो एक डंडा है, उसको आप किधर देख रहे हैं? क्या कानून का डंडा इलाज नहीं है? नहीं, ये जो डंडा था ये कानून ही और क्या है। देखिए, कानून के बगैर डंडा कौन सा है? पुलिस, अदालतें, एजेंसी सारे कानून का हिस्सा है, ये कानून से बाहर तो नहीं है। क्या राय है आपकी इस पे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे मुंह में खाक, खुदा करे कि मेरे सारे वसवसे, सारे अंदेशे, सारे खदशे जो भी मुझे लाहक है, खुदा करे वो गलत साबित हो। सईद इलाही साहब की जो तमन्नाएं हैं और जो पुरुमीद इनकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह करे वो सभी पूरी हों। मैं तो कहता हूँ मेरे मुंह में खाक। लेकिन बात यह है कि जो हाल होता है ना वो मादी का आईना होता है, जो मुस्तकबिल होता है वो हाल का आईना होगा। आप बाहर थपेड़े पड़े लू के, चिलचिलाती गर्मी है, धूप है, दर्जा हरारत इंतहाई दर्जे पे पहुंचा हुआ है, सूरज सवा नींदे पे है, आप कह रहे हैं यार बारिश हो रही है, घंघोर घटाएं आएंगी। भाई जब बादल आएगा तो कुछ आएंगी ना, बादल ही नज़र नहीं आ रहा कहीं से। दूसरी बात यह है कि मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई डिप्रेशन का प्रचार नहीं कर रहा, मैं कोई नाउमीदी नहीं फैला रहा। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि आप अभी दुनिया की जिन अक़वाम का, जिन मुल्कों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने सरवाइव किया है तो प्राइस पे की है। हमने तो अभी प्राइस की पी नहीं पे की, प्राइस की पी अभी तक हम पे नहीं कर पाए, अभी पूरी प्राइस बाकी है, अभी तो प्राइस शुरू नहीं हुई। नहीं, ये प्राइस तो जितनी भी कौमें हैं, मेरी बात सुने, जितनी भी कौमें हैं प्राइस पे, भाई अवाम, असल देखिए बात यह, अवाम भी शरीक हैं इस जुर्म में। अवाम ने हमेशा, अवाम को धोखों की, झांसों की लत पड़ चुकी है, लारों की लत पड़ चुकी है अवाम को। लेकिन अवाम, मुझे आप एक बात बताइए कि अवाम के पास ऑप्शन क्या है? इमरान खान साहब के नाम पे जो है ऑप्शन सामने आई थी, अवाम ने चेंज लेकर आने की कोशिश तो की, अवाम ने तो अपनी तरफ से राह जो है वो मुतय्यन करने की कोशिश की। अब इसके पास, अवाम के पास क्या चॉइस है? देखिए, अवाम के पास चॉइस ये है कि अब ए और बी आप ले आते सामने, और ए और बी दोनों ही मतलब कई दहाइयों से आजमाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर आप बीच में से ले आए वो अपना, पहले 2 पार्टी निज़ाम चलता रहा, उसके बाद तब्दीली का सुनामी आपने एंटर कर दिया। तब्दीली के सुनामी में वही लोग थे, कमोबेश सारे वही लोग थे जो हाँका हुंका करके आप लेके आए थे। अच्छा, उसके बाद खान साहब जब इक़्तिदार में आ गए तो खान साहब ने समझिए मैं सच्ची मुच्ची आप इक़्तिदार से आया। खान साहब ये समझे कि मैं अवाम के कंधों पे बैठ के आया हूँ, और खान साहब उसी गलत फहमी में इस हद तक आपे से बाहर हो गए कि वो उन चीज़ों को भी फरामोश करते चले गए जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो नाकाबिल तर्दीद ज़मीनी हक़ाइक़ थे। दूसरी बात यह कि खान साहब के इर्द गिर्द उन लोगों का, उन मसाहिबीन का जमघटा लग गया जिनकी लंबी ज़बान और अकल का फुकदान था। खान साहब ये समझते थे जो जितनी बड़ी गाली निकालता है, जितनी बड़ी आवाज़ से और जितने ललकारे से बात करता है, वो उतना बड़ा मेरा हमदर्द है। तो
कई लोग जो है ना वो खान साहब की खुशनुदी के लिए मुंह से आग निकालते रहे, मुल्क को इस तरह उन्होंने नफ़रत की, अपना आंधी चलाई कि पूरा मुल्क अंगारवादी बन गया। हमारा ये सियासी कल्चर नहीं था। ये खान साहब की ख्वाहिश पे जो 4-5 उनके स्पीकर थे या 4-5 उनके तर्जमान थे, सिर्फ खान साहब की खुशनुदी के लिए इतनी आग निकालते थे मुंह से, इतनी आग निकालते थे कि पूरा मुल्क अंगारवादी बन गया। और नतीजा ये आपने देख लिया, 9 मई के बाद से सारे हालात आपके सामने हैं। 9 मई का जो वाक़या और सानिया है वो भी वो जो 16 बयानियों का नतीजा है। ठीक है, माजिद ज़हूर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम माजिद ज़हूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। माजिद ज़हूर साहब, कल इंतखाबात का दिन आन पहुंचा है, कल शाम को आप क्या देख रहे हैं? कल शाम को क्लीन स्वीप इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून, ठीक है, और जिस किस्म के हालात जा रहे हैं आप देखें कि हर तरफ आपको अपना मुस्लिम लीग नून ही नजर आ रही है सब तरफ। आज़ाद उम्मीदवारों को आप किधर देख रहे हैं? जी आज़ाद उम्मीदवार इंशाल्लाह ताला बड़ी आज़ादी के साथ इलेक्शन के बाद घूमेंगे, कोई बर्डन उनके ऊपर होगा सियासी, फारिग होंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग उनको वेलकम करेंगे? देखिए अगर कोई कामयाब होके आता है और मुस्लिम लीग जरूर उन्हें वेलकम करेगी, क्यों नहीं करेगी, करना चाहिए उन्हें वेलकम। ठीक है, अगर कोई शामिल होना चाहता है तो सियासी पार्टियों के दरवाजे जो सबके लिए खुले होते हैं, और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होके अगर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग उन्हें वेलकम करेगी। अच्छा, एक फेस्टिविटी इंतखाबात, जनरल इलेक्शन जब भी होते हैं, आम इंतखाबात, एक फेस्टिविटी देखने को मिलती रही है हमेशा से, जिस तरीके से हमारे साथ सईद इलाही साहब भी मौजूद हैं, आसिफ अफान साहब भी मौजूद हैं। हमारा इत्तफाक है इस चीज़ के ऊपर कि वो फेस्टिविटी हमें नहीं मिली, खासकर नून लीग में। मैं इस वक्त बैठा हूँ अपना NA 118 में, और यहाँ आके आप ज़रा चेक करें, आपको फेस्टिविटी नज़र आती है कि नहीं? दफ्तर खुले हैं, रौनक लगी है, और लोग अपना अभी भी, अगर आप मेरे पास, मेरा ख्याल है कि अगर आपको सुना सकें तो एक बाजी एक ज़रा अपना नारा लगा दें अपना हमजा साहब का। आपको आवाज़ आ रही है आपको जी? ठीक है, कॉर्नर मीटिंग्स, ये इंतखाबी जलसे, ठीक है। उस तरीके से हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस तरीके से एक बड़े बड़े जलसे करते हुए नजर नहीं आए जो 2018 में हमने देखे, उससे पहले 2013 में हमने देखे कि एक सिलसिला होता था जलसों का, पता चलता था कि आज मियां साहब यहाँ पे आ रहे हैं और आवाम बाहर निकल रही है। मियां साहब क्यों नहीं सामने आए उतने ज्यादा? अच्छा, मियां साहब ने तो आज आप सारे अखबार देखें, जितने मेरा ख्याल है कि जिले थे सब में गए हैं, और लेट, थोड़ी सी कंपेन लेट शुरू हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, गैर यकीनी बहुत ज़्यादा थी इलेक्शन अपना। लेकिन आखिर में आप देखें कि रोज़ाना मियां साहब जाते रहे और जलसे बहुत बड़े, इससे बड़े और जलसे क्या हो सकते हैं? आपने सारे बड़े शानदार जलसे थे, ठीक है। कोई भी पार्टी उतने बड़े जलसे नहीं कर सकी जितने मियां साहब ने किए। अच्छा, सईद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़रा सईद साहब, अभी माजिद ज़हूर साहब कह रहे हैं कि बल्कि उन्होंने अभी कुछ वो नारों की आवाज़ भी सुनवाई और उन्होंने इस चीज़ का यकीन दिलाया कि एक फेस्टिविटी जो आप कह रहे हैं कि हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, आप आएँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखें माजिद साहब ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि जो अंदरून शहर है और जो हमारी कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पर ये एक्टिविटी चल रही है और चंद दिनों से बड़े ज़ोर पर है। जैसे वो बता रहे थे कि लेट शुरू हुआ है, लेकिन इन इलाकों में एक्टिविटी हो रही है। और जो जलसे हैं, मियां साहब ने मनसारा भी किया है, गुजरांवाला भी जलसा किया है, और भी कई शहरों में भी, खुडिया में भी किया है। लेकिन जब उसका हम जायज़ा लेते हैं और मुकाबला करते हैं गुज़श्ता इलेक्शन से, तो हम उस हवाले से बात करते हैं कि 2013 में, 2018 में जो फरवर थी, जो ज़ोर शोर था, जो जलसे थे, जो रौनक थी, उसके मुकाबले में कम है। जो मैंने पहले वजह बताई कि एक तो वक्त कम मिला, दूसरा ये है कि जो PTI है वो इस काबिल नहीं जलसे करने की रही, और पीपल्स पार्टी का लाहौर में कोई ख़ास ज़ोर है नहीं है। एक ही हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ ज़ोर लगा रहे हैं, और वहाँ पे भी मेरा ख्याल है बिलावल साहब चंद बार आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो गहमा गहमी है वो गुज़श्ता इलेक्शंस के मुकाबले में बहुत कम है। तो हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं हम कह रहे कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जो एक्टिविटी पिछले 5-7 महीने में जनरेट हुई है, माजिद ज़हूर साहब पुराने सियासी वर्कर हैं, और लाहौर में जो पुराने वर्कर हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, PTI में उनका फुकदान है। मुस्लिम लीग के पास वर्कर और वोटर बेतहाशा मौजूद है, और ये जो अंदरून शहर है और कच्ची आबादियाँ हैं, इनमें बहुत वर्कर मौजूद है। तो वो अपने तौर पे कंपेन भी कर रहे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, फेस्टिविटी भी कर रहे हैं, ढोल भी बज रहे हैं, मज़े भी आ रहे हैं। लेकिन
बकिया इलेक्शन जो थे माजी के, उनके मुकाबले में ठंडे हैं। कल मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप कर रही है फिर, जिससे कि मेरे ख्याल हमारी में उस पर तो कोई शायद दूसरी राय नहीं है कि लाहौर में खुसूसी तौर पे क्लीन स्वीप ही होगा। ठीक और है। पूरे पंजाब में भी मेरा ख्याल है इस वक्त PMLN जो है वो बहुत आगे है अपने मुखालफिन के मुकाबले में। ठीक है आसिफ साहब, कल क्लीन स्वीप हो रहा है फिर? हमें क्या एतराज़ है भाई? अगर वोटर क्लीन स्वीप पे आमादा है तो हमें अगर क्या से मुराद एतराज़? क्या है आपकी? हमें क्या अगर एतराज़? क्यों? नहीं देखे ना, सब कुछ वोटर से मशरूत है ना। अगर वोटर चाहता है कि मैं लाहौर की तख्ते लाहौर को, तख्ते पंजाब को मुस्लिम लीग नून को सौंपना है, मैंने देना है, तो बिस्मिल्लाह। टर्न आउट क्या होगा? सर टर्न आउट तो मेरा ख्याल है जिस तरह से इंतखाबी मुहिम में बेजारी और उकताहट नज़र आई है, ये मुमकिन है ये जो बेजारी और उकताहट जो है टर्न आउट की सूरत में ये सामने सूरत हाल जो है ना, ये उसका कोई इम्पेक्ट या उसके कोई असरात जो हैं वो टर्न आउट पर भी नज़र आए। उसकी वजह ये है कि या तो बहुत ज़्यादा सिपट से बाहर आएंगे लोग, या फिर बददिल होकर, बेजार होके, मायूस होके मुमकिन है घर भी बैठ सकते हैं कि यार ठीक है। अच्छा सही है साहब, एक चीज़ मैंने भी जब मैं हलकों में बाहर निकला हूँ तो मैंने एक चीज़ नोट की है, हर एक की अपनी अपनी पॉकेट्स हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे नून लीग, कुछ जगह हैं जहाँ पे PTI के जो से वर्कर ज़्यादा हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की, मुझे एक तादाद उन लोगों की भी मिली जिन्होंने कहा कि जी किसे नून नहीं पाना। सर एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। इस इलेक्शन कैंपेन में एक और जो नई चीज़ देखने में आई ना, पहले लोग जब कैंपेन के निकलते थे, अपनी कन्विंसिंग के लिए निकलते थे, डोर टू डोर जाया करते थे और बिला लिहाज और तमीज़ तखसीस के बगैर जाया करते थे। अब उम्मीदवार को भी पता है मैंने कौन से मोहल्ले में जाना है, कौन सी गली में जाना है, और कौन कहाँ से पे नहीं चौक जाना में जाना है, कौन सी यूसी में जाना है, कौन सी यूसी में नहीं जाना। यानी कि पॉकेट्स का अंदाजा है कि यार ये पॉकेट जो है वो PTI की कि मुझे पॉकेट है, कहाँ इधर से नहीं क्या जाना। आवाज़ और क्या रिस्पांस मिलना है, मुझे क्या आवाज़ आनी है, क्या ठीक है। रिस्पांस मिलना है। तो अक्सर जगह पे ऐसे वाक़यात भी हुए कि लोगों ने मज़ामत भी किया, उम्मीदवार वहाँ पे जाके बदमज़ा भी हुए, गालियाँ खा के। तो मेरा ख्याल है कि अब जो सूरत हाल है ना, ये जो माहौल है, इंतखाबी माहौल जो है, जिस पे थोड़ी सी सोगवारी भी है, थोड़ी सी बेजारी भी है, उकताहट भी है, मायूसी भी है, और कई किस्म के अपना जो है ना वो उस पर इल्ज़ामात भी हैं, शुकुक-ओ-शुबात और शुकुक-ओ-शुबात सवालात भी हैं, खदशात भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि टर्न आउट में भी इसका असर पड़ सकता है और मामला अदरवाइज भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर, आपकी राय क्या है? टर्न आउट मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? हमारे ना टर्न आउट जो पाकिस्तान के इलेक्शन है मुख्तलिफ रहा है। 2018 में तकरीबन कोई 52% था और पाकिस्तान का जो मैक्सिमम गया है वो 1970 में गया था 62%, क्योंकि उसमें बंगाली भाई साथ थे। Exactly. उन्होंने बहुत वोट डाले तो 62%। और क्या किया फिर आपने? जी, लेकिन मैं उससे आगे चलता हूँ ना कि अब इंडिया में वो 70% है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो 2018 में हमारा था 52-51 के करीब, इस वक्त उससे कम होगा, मेरी अपनी राय ये है। अच्छा। क्योंकि जैसे बता रहे थे आसिफ साहब के PTI के लोग जो हैं कुछ मायूसी के आलम में वोट डालेंगे नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं वोट नहीं डालेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। हर इलेक्शन में इस तरह के नाउमीद लोग मिलते हैं जो सिस्टम से, लोगों से, सियासतदानों से, पार्टियों से मायूस होते हैं, तो नाराज़गी के इजहार के तौर पे कहते हैं हम वोट नहीं डालेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग, क्योंकि मूवमेंट जो थी स्लो रही है, लेकिन एक तरफ जो PTI के लोग हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि उनसे ज़्यादती हो रही है, तो वो हो सकता है अपनी उसको कंपनसेट करने के लिए वोट डालने बड़ी तादाद में बाहर आए। और PMLN के लोग वो चार्ज हैं, उनको भी 5 साल के बाद मौका मिल रहा है, क्योंकि उनकी लीडरशिप जेल में रही है, जिला वतन रही है, और दीगर जो रियासती और वो मुख्तलिफ मशीनरी का इस्तेमाल था, उसके नतीजे में वो ऑपरेशन के शिकार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, एक और बात ये होती है कि जब इलेक्शन आता है ना, तो नाराज़ लोग भी अपनी पार्टी के साथ मिल जाते हैं। छोटे इलाकों में धड़ेबंदी होती है, तो धड़ेबंदी में जब देखते हैं कि सामने वाला बंदा मुखालिफ पार्टी आ गई है, तो वो अपने धड़े में आ जाते हैं। तो इस लिहाज से लाहौर की जो फिजा है वो PMLN के हक में है।
कि वो धड़ेबाजी की वजह से लोग अपने अपने धड़े में आ रहे हैं। और आपको लगता है कि अब चूंकि मामला बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे आता है और नौजवान नस्ल जो है वो सोशल मीडिया को लेकर इस सारी सोशल मीडिया की सूरत हाल ने वो जो सियासत थी ज़ात पात की उसके ऊपर कोई असर डाला है? मेरा ख्याल में अर्बन एरियाज़ में इसका फ़र्क पड़ा है, लेकिन रूरल एरियाज़ में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। चंद दिन पहले एक बड़े मारूफ पीर हैं, सरगोदे के पास ही रहते हैं, वो यहाँ लाहौर आए टिकट लेने के लिए PMLN का। तो मैं जब वहाँ गया तो उनके साहबजादे से मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा कि पीर साहब, आपके तो पिछले 10-20 साल में आपने 4 पार्टियाँ बदली हैं, तो अब आप पहले आप नून में थे, फिर काफ में चले गए, फिर PTI में चले गए, फिर नून में आ रहे हैं। तो उसने कहा भाई हमारे हल्के में 70,000 वोटर हैं जो हमारे हाथ भी चूमते हैं, हमें पैसे भी देते हैं, हमारे घुटनों को भी हाथ लगाते हैं और हमें वोट भी देते हैं। तो जिस मुल्क में ये जब तक ये रिवाज रहेगी तब तक ये सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें शायद कोई उधर असर शायद कोई उसमें इजाफा ना कर सके या कोई उसमें ऐसी तब्दीली ना कर सके। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक जो है वो नताइज सामने नहीं आ जाते हैं, और हम भी इसी तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करेंगे। कल के लिए दुआ है कि कल का जो दिन है वो इंतहाई पुरअमन रहे और आने वाले नताइज जो है वो पाकिस्तान की समत को बेहतरी की जानिब लेकर जाएँ और पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाए, माशी तौर पर भी, इक़्तिसादी तौर पर भी और हिफाजती तौर पर भी, और कल के नताइज बेहतर सामने आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।